हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सर्किट्स क्या है, उनके कंपोनेंट्स को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहली लाइन आपको यही लिखनी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि कैसे जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टिपिकली कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है। मेनली जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। और कौन ये कर रहा होता है, ये कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, थ्रू conductors. It makes our daily life comfortable and easy. We use electricity for lighting, cooking, communication, entertainment, transportation और many other purposes. तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे हम घरों में कुकिंग करते हैं, खाना बना रहे हैं, इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, लाइटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए, बात करने के लिए यूज कर रहे हैं, कैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप्स, ठीक है। इन सब से हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें, ट्रांसपोर्टेशन के यूज हो रहा है, और बहुत सारे पर्पस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अब यहाँ पर है कि अलग अलग फील्ड में कैसे यूजेस इलेक्ट्रिसिटी के हैं वो हम देखेंगे। लाइटिंग, तो बल्ब, ट्यूब लाइट्स, एलईडी लाइट्स, स्ट्रीट लाइट, इमरजेंसी लाइट, इतनी सारी टाइप की जो लाइट्स होती है लाइटिंग में, हम मेनली इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में कैसे यूज करते हैं, टेलीविजन, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल। तो ये इतने सारी चीजें हैं जिससे हम एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन और लैपटॉप्स, इंटरनेट, टेलीफोन, ये सब चीजें हम यूज करें कम्युनिकेशन में। कुकिंग में हम कैसे यूज कर रहे हैं, तो कुकिंग में माइक्रोवेव ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक कुकर हो गया, इंडक्शन स्टोव, टोस्टर, मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक केटल। तो इतनी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। नेक्स्ट, हीटिंग और कूलिंग। तो यहाँ पर हीटिंग और कूलिंग में हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज करें। हीटिंग, तो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, गीजर, इमर्शन रॉड, ये सब चीजें हम यूज करते हैं। तो बेटा ये कैसे यूज कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यूज कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये हम कभी यूज कर ही नहीं पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे हेल्प कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक ट्रेन, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक स्कूटर, लिफ्ट और एस्केलेटर, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे यूज हो रहा है, वाटर पंप्स, इरिगेशन सिस्टम, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही हम वाटर दे रहे हैं क्रॉप्स में। वाटर पंप जो है ये भी यूज अगर हो रहे हैं तो किसकी हेल्प से यूज कर पा रहे हैं हम इसको, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। मेडिकल फील्ड, एक्सरे मशीन, ईसीजी मशीन, वेंटिलेटर, एमआरआई स्कैनर, ये सब भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चल रहे होते हैं। इंडस्ट्रीज, तो मशीन इन फैक्ट्रीज, क्रेन्स, रोबोट्स, ये सब भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बड़ा रोल है हमारी ह्यूमन लाइफ में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है ही क्यों, तो मेक्स वर्क इजियर। तो पहले लोग हाथों से मैनुअली काम करते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तो हमने बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स बना ली, जिसकी वजह से हम हमारा काम आसान कर लेते हैं। टाइम भी सेव होती है, हमारी एनर्जी भी सेव होती है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, बेटा पहले आपको पता होगा कि पहले कबूतर यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए, चिट्ठियां लिख लिख के भेजते थे, है ना। और कैसे टेलीग्राम का यूज करते थे, लेकिन अब हम कैसे यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। हेल्थ इन एजुकेशन, तो बेटा यहाँ जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो वो किसके थ्रू पढ़ा पा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो मेरा ना तो लैपटॉप चलेगा, ना लाइटिंग होगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। यूज इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में भी यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, उसको चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अब हम हमारी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो हो रही है, बट उसके सोर्सेस कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड यूजिंग डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस। दूसरी जो एनर्जी सोर्सेस है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं, जैसे रीन्यूएबल सोर्सेस। रीन्यूएबल सोर्सेस मतलब
इसको हम बार बार जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन सोर्सेस की वजह से, सोलर एनर्जी। तो बेटा सन की एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। विंड एनर्जी, तो बेटा ये बड़े बड़े जो विंड मिल्स होते हैं, ये जो रोटेट होते हैं, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो बेटा फॉलिंग वाटर होता है, पानी जो गिर रहा होता है, टर्बाइंस यूज हो रहे होते हैं, डैम बनाते हैं हम। तो डैम क्यों बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ही बनाते हैं। तो फ्लोइंग वाटर की हेल्प से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यहाँ लिखा रीन्यूएबल सोर्सेस, तो बेटा ऐसे भी कुछ सोर्सेस हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन एक बार जब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई उसके बाद हम उसका वापस से यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोल, बर्निंग ऑफ कोल की वजह से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नेचुरल गैस की हेल्प से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये सब कुछ अलग अलग सोर्सेस थे जिससे हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, the electric supply from these sources reaches our home and factories via wires. For example, at home we plug in various devices, the electrical sockets in the wall. तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हमें यहाँ से हो रहा है, कहाँ से? इतने सारे जो सोर्सेस हमने पहले पढ़े थे, और उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आ रही है वायर्स के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने घरों में भी देखा है कि जब हम प्लग इन करते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो जल जाते हैं। To learn about electricity, we will focus on a portable source of electricity that most of us may have used. तो बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम मेन फोकस करेंगे पोर्टेबल सोर्सेज, जो बहुत ही पोर्टेबल होंगे, हम उन सोर्सेज का स्टडी करेंगे। क्वेश्चन बॉक्स, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, तो इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस भी हो सकती है। नेवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, तो कभी भी हमको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना है डायरेक्टली सॉकेट के अंदर लगा के। पता पड़ा कि जो सॉकेट है उसके अंदर हमने वायर डाला और एक्सपेरिमेंट करने लग गए, तो ये हमें नहीं करना है। टच इलेक्ट्रिक वायर्स विथ वेट हैंड्स, तो कभी भी हमको गीले हाथों से वायर को टच नहीं करना है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। टच डैमेज्ड इलेक्ट्रिक वायर्स, तो अगर कोई वायर डैमेज है तो हमें उसे भी टच नहीं करना है, कभी कभी नहीं करना है। प्ले नियर इलेक्ट्रिक पोल्स, बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उसके आसपास हमें नहीं खेलना है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, तो बेटा बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत इच्छा होती है कि यार ये जो सॉकेट है उसके अंदर कुछ डाल के देखते देखते क्या होता है। तो ये हमें कभी नहीं करना है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ऑलवेज यूज इलेक्ट्रिक सेल्स और बैटरीज फॉर एक्सपेरिमेंट, तो बेटा हम आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो हमें कभी भी डायरेक्ट सॉकेट में वायर को इंसर्ट करके नहीं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। हमेशा हमें क्या यूज करना है? इलेक्ट्रिक सेल्स, सेल्स यूज करना है हमें, ताकि हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना हो। तो अब हम आते हैं टॉर्च लाइट पर। तो टॉर्च लाइट ऑल्सो कॉल्ड अ टॉर्च और फ्लैश लाइट, तो टॉर्च लाइट को हम टॉर्च और फ्लैश लाइट भी कहते हैं, जो कि बहुत ही पोर्टेबल डिवाइस है। इसकी वजह से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल्स। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक टॉर्च जो होता है उसके अंदर सेल्स रहते हैं जिसकी हेल्प से हम लाइट जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, मेन पार्ट्स जो टॉर्च के हैं वो क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक लैम्प, या तो वो बल्ब हो सकता है या एलईडी हो सकता है, स्विच और वायर। वैसे आजकल की जो टॉर्च है उसमें बैटरीज आती है, ठीक है, तो वो टॉर्च खोलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नॉर्मल जो थोड़े पुराने टाइप के टॉर्च थे उसको हम ओपन करते तो उसमें 2-3 सेल निकलते थे, स्विचेस होते थे। स्विच तो वैसे नए वाले जो टॉर्च लाइट है उसमें भी होते हैं, लेकिन पहले इलेक्ट्रिक सेल्स होते थे, अब बैटरीज यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस टॉर्च लाइट के बारे में और एक्सप्लोर करना है कि बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स है इसके अंदर, कि कौन कौन सी चीजें मिलकर ये टॉर्च लाइट बन रही है, हमें आगे एक्सप्लोर करना है। तो टॉर्च काम कैसे कर रहा है? टू अंडरस्टैंड हाउ अ टॉर्च वर्क्स, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट इट्स कंपोनेंट्स। तो टॉर्च काम कैसे कर रहा है, हमें ये समझने के लिए सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स को पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इस टॉर्च लाइट में होते हैं। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट,
तो टॉर्च में एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, कनेक्टिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक लैम्प और एलईडी स्विचेस। तो बेटा ये सब जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसके कुछ कंपोनेंट्स है, इसके कुछ पार्ट्स है, इन सब को मिलाकर ही हम एक सर्किट बनाते हैं, टॉर्च का सर्किट बनाते हैं। तो क्या क्या है वो? सबसे पहले तो सेल है, उस सेल से कनेक्ट होंगे वायर्स, और वायर से कनेक्ट होगा हमारा लैंप। लैंप में भी या तो हम बल्ब यूज करेंगे या एलईडी यूज करेंगे, और स्विच कि कब हमें उस टॉर्च को जलाना है, कब उस टॉर्च को नहीं जलाना है, हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्विच ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं। ऑल दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इस सर्किट के, इन सबको कनेक्ट करने के बाद ही, ये सब साथ में वर्क करने के बाद ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाता है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल है क्या? एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पोर्टेबल सोर्स होता है इलेक्ट्रिक सेल, जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि किस टाइप की एनर्जी को इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमें पता होना चाहिए कि केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रिक सेल में, उन केमिकल्स की रिएक्शन के बाद में क्या जनरेट होती? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है, 1 मार्क टाइप क्वेश्चन। अब एवरी इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल। तो बेटा ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सेल है, इसके दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो हम इस सेल को देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है? तो बेटा ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कैप जैसा है, इसको हम कहते हैं मेटालिक कैप। ये मेटालिक कैप होती है पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। यहाँ पर हम प्लस लिख देते हैं। ये जो मेटेलिक कैप वाला रीजन है, ये हमारा टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल। नेक्स्ट है नेगेटिव टर्मिनल। तो बेटा फ्लैट बेस होता है यहाँ, जिसको हम मेटेलिक डिस्क भी कहते हैं। ये जो टर्मिनल होगा हमारा, ये होगा नेगेटिव टर्मिनल। और इन के अंदर, इस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं केमिकल्स। इन केमिकल्स की वजह से ही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच टाइप ऑफ टर्मिनल इज प्रेजेंट, कहाँ पर प्रेजेंट? मेटेलिक कैप रीजन में प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ प्रेजेंट होता है। मेटेलिक कैप रीजन में प्रेजेंट होगा पॉजिटिव टर्मिनल, और मेटेलिक डिस्क रीजन पे प्रेजेंट होगा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, every electrical cell has two terminals, positive terminal, raised metallic cap marked with plus, positive। तो ये जो कैप रीजन दिख रहा है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा। नेगेटिव टर्मिनल फ्लैट मेटल बेस मार्क्ड विथ नेगेटिव। तो ये मेटेलिक डिस्क वाला जो रीजन होता है, फ्लैट बेस जो होता है, वो होगा हमारा नेगेटिव टर्मिनल किसी सेल का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमने सेल तो सुना है, लेकिन बैटरी भी कुछ होती है। तो बैटरी बनाते कैसे? बैटरी भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बैटरी बनती कैसे है? अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, बहुत सारे जब सेल्स, दो या दो से ज्यादा सेल को जब हम कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या बनती है? बैटरी। The positive terminal of battery is connected to the negative terminal of the next cell। तो अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी सेल है, उसे हम क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं दूसरे सेल से। ठीक है, तो बैटरी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो सपोज कि ये हमारे 3 सेल है। ठीक है, अब मुझे बनानी है इससे बैटरी। तो मैं बैटरी बनाऊंगी कैसे? हमें पता है कि सेल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के टर्मिनल होते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ लिख दिया नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ लिख दिया पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ लिख दिया नेगेटिव, यहाँ लिख दिया पॉजिटिव और यहाँ लिख दिया नेगेटिव टर्मिनल। तो बेटा जब भी हम बैटरी बनाते हैं, तो हमेशा
हम नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करते हैं या फिर पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करते हैं दूसरे सेल के। मतलब कि अगर हमने यहाँ से वायर इंसर्ट किया तो यहाँ वायर इंसर्ट करने के बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल हुआ। अब जब मैं यहाँ से वायर निकालूंगी तो मैं दूसरे सेल के भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगी और यहाँ पर इसका नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगी। मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैंने ले लिया है कि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ भी नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से कभी एनर्जी फ्लो हो ही नहीं पाएगा। हमेशा मुझे अलग टाइप का टर्मिनल को इंसर्ट करना रहेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना रहेगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल नहीं लगाएंगे क्योंकि एनर्जी फ्लो कभी हो ही नहीं पाएगा, या फिर हम नेगेटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं लगाएंगे तब भी एनर्जी फ्लो नहीं होगा। अब हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि सपोज यहाँ से एक वायर आ रही है, यहाँ है पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो अब जब मैं वायर कनेक्ट करूंगी नेक्स्ट सेल पे तो मैं इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगी इसके पॉजिटिव टर्मिनल को, राइट। अब इसके नेगेटिव टर्मिनल से जो वायर निकलेगी मुझे इस वायर को निकाल के इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर अटैच करनी पड़ेगी और फिर इसके नेगेटिव टर्मिनल से वायर बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो बैटरी का फॉर्मेशन कैसे हुआ? हमने क्या किया कि दो या दो से ज्यादा सेल लिए, अलग अलग टाइप के टर्मिनल्स हमने लगाए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर मैंने इन तीनों को कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, अगेन नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तभी हमारा एनर्जी का फ्लो हो पाएगा और ये बन पाएगी बैटरी। ठीक है, वाई डू वी यूज बैटरी? बैटरी का यूज हम कर ही क्यों रहे हैं? जब हमारे पास सेल है तो बैटरी बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? तो गिव्स मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा अगर मान लो हमारे पास में एक सेल है, ठीक है, उसके केमिकल्स यूज अप होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, बट बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। बट अगर मैंने बैटरी बनाई है तो जितनी बड़ी बैटरी, जितनी ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, बैटरी हमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, वर्क्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्गर टाइम। तो ये क्या करती है, ज्यादा टाइम तक भी चलती है। यूज्ड इन डिवाइसेस नीडेड मोर पावर। तो मान लो कि अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिसमें हमको ज्यादा पावर की जरूरत हो रही है, तो मैं क्या करूंगी, उसमें बैटरी इंसर्ट करूंगी, ना कि सेल को, क्योंकि हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तो मुझे ज्यादा पावर की सोर्स देनी होगी उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, तो मैं तब क्या इंसर्ट करूंगी वहां पर, पेन। ठीक है, एग्जाम्पल्स, टॉर्च, इमरजेंसी लाइट, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, बैटरी। तो मोबाइल फोन में भी हम सेल यूज नहीं करते हैं, टॉर्च में भी, जो आजकल के जो टॉर्च आते हैं उसमें हम बैटरी यूज कर रहे होते हैं, लैपटॉप में भी बैटरी ही यूज कर रहे होते हैं, हम सेल यूज नहीं करते क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, राइट। अब आपकी बुक में डाइव डीपर में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है समटाइम्स यू मे कम अक्रॉस अ डिवाइस इन विच द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड। तो हमने देखा होगा ये रिमोट का पीछे वाला पार्ट है जहां पर हम बैटरी सेल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम मुझे यहाँ पर साइड बाय साइड कनेक्ट करना है, तो मैं उसको कैसे कनेक्ट करूंगी? तो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि अगर साइड बाय साइड मुझे लगाना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे यहाँ ऐसे कनेक्शन दे देना है, पॉजिटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट किया, नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव से और फिर इस पॉजिटिव से मुझे वायर को बाहर करना रहेगा। मैं ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल को भी कनेक्ट नहीं कर सकती, अदरवाइज एनर्जी का या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से वायर गया अंदर नेगेटिव टर्मिनल से, तो मुझे पॉजिटिव टर्मिनल से वायर बाहर करना है, तो मैं क्या करूंगी, पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ नेगेटिव पे कनेक्ट करूंगी और फिर इस पॉजिटिव से वायर को बाहर कर दूंगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों लगा दिए, तो अगर वायर यहाँ से बाहर से अंदर आ रहा है तो और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों कनेक्ट है,
तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दूंगी यहाँ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गए और पॉजिटिव से मैंने सेल को वायर को बाहर कर दिया। ठीक है, इफ यू आर केयरफुली लुक इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट्स, you will usually see a thick wire or metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next. To help with proper placement, plus or minus symbol are typically printed inside. तो जब भी हमने इस टाइप के सॉकेट को देखा होगा तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमको दिखता है कि कैसे आपको लगाना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आपको क्या करना है कि जो सॉकेट में स्प्रिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है, उससे हमेशा हमें कनेक्ट करना होता है नेगेटिव टर्मिनल को। ठीक है, तो हमारा जो सेल है वो कनेक्ट हो पाएगा उस रिमोट से। नेक्स्ट वाला स्प्रिंग अगर नीचे है, ठीक है, तो यहाँ मुझे नेगेटिव टर्मिनल को लगाना है और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखो यहाँ हमारा हो गया नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ से वायर गया कैसे? अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहां से वायरिंग गई अंदर, ये था हमारा नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ से ही वायर कनेक्ट कर दिया इस रिमोट में यहाँ, और जो वायर है वो यहाँ से ऐसे बाहर चला। समझ आया हमने क्या किया? नेक्स्ट, फैसिनेटिंग फैक्ट्स। The word battery is also used for a single rechargeable cell such as battery inside the mobile phone. तो बेटा कभी कभी हम क्या करते हैं, एक सेल को भी हम बैटरी कह देते हैं। रिचार्जेबल सेल अगर सिंगल है तो भी हम बैटरी कह देते हैं, कोई बात नहीं, हमें ज्यादा बुरा नहीं माना, ठीक है, कर सकते हैं हम यूज। अगर उस सेल को मैंने अगर बैटरी भी कह दिया है तो कोई बात नहीं, चलता है। नेक्स्ट टॉपिक, लाइटिंग अप द पास्ट द इंकेंडेसेंट बल्ब। तो बेटा इस टाइप के जो पुराने टाइप के जो बल्ब होते थे इसे हम कहते थे इंकेंडेसेंट बल्ब। तो ये बना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ऊपर आउटर कवरिंग होती है, ये ग्लास की बनी हुई होती है, इसके अंदर कुछ वायरिंग प्रेजेंट होती है। तो वायरिंग होती कैसे, देखिए अब यहाँ पर बहुत ही थिक वायर प्रेजेंट होता है। ये जो आपको वायर दिख रही है ये थिक वायर प्रेजेंट होती है बल्ब के अंदर, और उससे एक बहुत ही थिन वायर कनेक्ट होती है। इस थिन वायर को हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट थिन टंगस्टन वायर दैट हीट्स एंड ग्लो। तो ये जो वायर होती है हमारी दिख रही है पतली सी थिन कॉइल्ड वायर दिख रही है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट एक मेटल है जो कि बना होता है टंगस्टन से। टंगस्टन एक मेटल का नाम है बेटा, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, कि फिलामेंट जो वायर है वो किससे बनी होती है। तो उस मेटल का आपको नाम ध्यान रखना है टंगस्टन। ठीक है, इस टंगस्टन से बनी हुई होती है फिलामेंट। ये फिलामेंट बहुत ही थिन वायर होती है, तो इसलिए हमें सपोर्ट देना पड़ता है एक थिक वायर से। ठीक है, दोनों साइड में थिक वायर लगी हुई है जिससे कनेक्ट होता है फिलामेंट। ठीक है, अब ये जो फिलामेंट है ये फिलामेंट कनेक्ट थिक वायर से है। अब ये जो थिक वायर है उसे भी एक सपोर्ट की जरूरत होती है, यहाँ पर एक इंसुलेटर का यूज करते हैं। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो एक सपोर्ट की जरूरत होती है जिससे ये थिक वायर कनेक्ट होते हैं। अब कनेक्शन तो हो गया, लेकिन नीचे अंदर क्या होता है, तो अब यहाँ पर इस नीचे ये जो मेटल की बॉडी होती है यहाँ पर प्रेजेंट होता है मेटल केस, जो कि एक टर्मिनल होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि दो टाइप के टर्मिनल होते हैं, तो एक टर्मिनल प्रेजेंट होता है साइड में। ठीक है, ये साइड में इसको हम कहते हैं मेटल केस, और नीचे इस रीजन में प्रेजेंट होती है मेटल टिप, ये होता है हमारा नेक्स्ट वाला टर्मिनल। तो एक कनेक्शन कैसे होता है, देखिए यहाँ पर जो फिलामेंट की वायर है ये थिक वायर से कनेक्ट है, ये चले जाती है इस मेटल केस को, जैसे कि ये यहाँ पर चले जाएगी कुछ ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कनेक्शन है वो कैसे होता है, नेक्स्ट कनेक्शन यहाँ की जो वायर है ये कंटिन्यूसली चली जाती है नीचे। ठीक है,
तो ये वायर का कनेक्शन कुछ ऐसा होता है, एक वायर जो है वो उस मेटल केस के पास चली जाती है और एक जो वायर है वो नीचे जाती है मेटल टिप को। तो ये दो टर्मिनल होते हैं, इसमें कोई पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होता ना कोई नेगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है इंसुलेटर, ठीक है, पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, यहाँ पर प्रेजेंट होता है इंसुलेटर। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बल्ब। तो सबसे पहले इस बल्ब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लास बॉडी प्रेजेंट होती है, ग्लास प्रेजेंट होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारा फिलामेंट। फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन से बना हुआ होता है। ये जो वायर है हमारी टंगस्टन की फिलामेंट है, ये थिक वायर से कनेक्ट होते हैं और ये वायर को सपोर्ट की जरूरत होती है जो कि बना होता है किसी इंसुलेटर का। इस वायर पूरी वायरिंग हो गई है ऊपर की। अब नीचे अगर हम देखें तो नीचे जो बेटा नीचे की जो लोअर बॉडी होती है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल हमारा साइड में होता है जिसे हम कहते हैं मेटल केस, एक टर्मिनल हमारा सबसे नीचे होता है, ये होता है हमारा मेटल टिप, ये एक टर्मिनल होता है। कनेक्ट कैसे होते हैं, एक जो वायर है वो नीचे चला जाता है मेटल केस के पास में और एक जो वायर है वो चला जाता है मेटल टिप के पास में। तो कनेक्शन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ग्लास बल्ब एंक्लोजर विथ इनर्ट गैस और वैक्यूम। तो बेटा इनर्ट गैस आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल टाइप की गैस प्रेजेंट होती है इसके अंदर या फिर वैक्यूम होता है, कुछ भी कोई भी गैस या एयर प्रेजेंट नहीं होती। बेस कनेक्शन टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट। तो बेस क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट को कनेक्शन देने का काम करता है। नेक्स्ट, ये जो बल्ब है ये काम करता कैसे है, तो व्हेन द स्विच इज टर्न ऑन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द बल्ब। तो जैसे हमने कनेक्शन दे दिया, एक हमारा टर्मिनल यहाँ था, एक टर्मिनल हमारा यहाँ था, तो जैसे हमने कनेक्शन दे दिया इस बल्ब का तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा इसके अंदर। अब बल्ब के अंदर प्रेजेंट है फिलामेंट, ये फिलामेंट प्रेजेंट है, ये क्या करता है, बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, बहुत ही गर्म हो जाता है। टंगस्टन मेटल है, इसकी टेंडेंसी होती है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है बहुत ज्यादा ही गर्म हो जाता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट गेट्स हॉट एंड स्टार्ट्स ग्लोइंग। तो जैसे ही ये जो फिलामेंट है हमारा, ये क्या होता है, हीटअप होता है और ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही ग्लो होता है तो इसमें से प्रोड्यूस होती है लाइट, ठीक है। तो यहाँ फिलामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस बल्ब को जलाने में। फिलामेंट बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, जैसे वो गर्म होता है वो लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूज्ड बल्ब। हमने सुना है कि बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक है, फ्यूज हो गया मतलब कि खराब हो गया। तो खराब होता कैसे, समटाइम्स अ बल्ब डजंट ग्लो बिकॉज इट्स फिलामेंट ब्रेक। तो बेटा कभी कभी क्या होता है कि इतना ज्यादा ये गर्म हो जाता है कि ये फिलामेंट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो अगर ये फिलामेंट टूट गया तो वायरिंग जो थी वो ब्रेक हो गई, अगर ब्रेक हो गई तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी, बीच में गैप हो गई तो नहीं। तो क्या होता है, जब ये फिलामेंट ब्रेक हो जाता है तो बल्ब ग्लो नहीं करता। सच अ बल्ब इज कॉल्ड फ्यूज्ड बल्ब। तो ऐसे बल्ब को हम कहते हैं फ्यूज्ड बल्ब। व्हेन द फिलामेंट ब्रेक्स सर्किट इनसाइड द बल्ब बिकम्स इनकम्प्लीट। तो अगर यहाँ पर फिलामेंट टूट जाएगा, यहाँ से मान लो ये टूट गया तो इसके बीच में गैप हो गई, तो इस गैप की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो ही नहीं पाएगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई नहीं, पूरा सर्किट हमारा बना ही नहीं, तो बल्ब ग्लो हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट, करंट कैन नॉट पास बल्ब डजंट ग्लो। तो करंट पास नहीं हो पाएगा और बल्ब हमारा ग्लो नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो मॉडर्न टॉर्चेस है उसमें हम यूज करते हैं एलईडी को। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। पुराने टाइप के हमने बल्ब देखे होंगे जिसमें बल्ब यूज होता था, मोटा सा बड़ा सा बल्ब, लेकिन अब जो मॉडर्न टॉर्चेस है उसमें एलईडी लैंप फिक्स होता है, ठीक है। तो एलईडी की जरूरत हमें क्यों पड़ी, हमने क्यों एलईडी यूज करी, इनकेंडेसेंट बल्ब को हटा दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे कि क्यों हमने हटाया। तो डजंट हैव अ फिलामेंट, इसके अंदर फिलामेंट नहीं होता है, प्रोड्यूस वेरी लिटिल हीट। अब देखो, इनकेंडेसेंट बल्ब जो होता था वो हीट अप होने के बाद लाइट प्रोड्यूस करता था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करता है एलईडी।
बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। बहुत कम ही इलेक्ट्रिसिटी अगर होगी तब भी जो हमारा एलईडी बल्ब है वो ग्लो करता है। लास्ट लॉन्गर देन बल्ब्स, तो इनकेंडिसेंट बल्ब जो थे वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेकर बहुत कम टाइम के लिए ग्लो करते थे, बट जो एलईडीज है वो कम इलेक्ट्रिसिटी लेने पर भी बहुत लंबी चलती है और बहुत ही ब्राइट लाइट देती है। तो ये हमारा एलईडी का कुछ टिपिकल स्ट्रक्चर है। इसमें दो वायर्स होती है, एक शॉर्ट होती है, एक लॉन्ग होती है। तो जो लॉन्गर वायर है वो पॉजिटिव टर्मिनल शो करती है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो शॉर्टर वायर शो करती है। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो लॉन्गर वायर है एलईडी की वो कौन सा टर्मिनल होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि लॉन्गर वायर में हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो शॉर्टर वायर है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमने ये देखा कि एलईडीज बहुत अलग अलग टाइप की भी आती है। जैसे हमने देखा होगा दिवाली की लाइटिंग होती है, लाइट्स बहुत लगाते हैं हम दिवाली के टाइम पे, या कोई सा भी फेस्टिवल होता है तो हम लाइट्स यूज करते हैं, अलग अलग कलर की आती है। बल्ब हम यूज नहीं करते कि बल्ब जो है वो अलग कलर के नहीं आते, मेनली एक ही कलर का होता है, उसमें अलग कलर की फॉइल हम लगा देते तो अलग कलर हमें दिखता है। लेकिन एलईडीज बहुत अलग अलग टाइप की आती है, इसलिए हम एलईडी यूज करते हैं। नेक्स्ट, तो बेटा हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, बैटरी के बारे में, हमने इलेक्ट्रिक लैंप्स या हमने जो बल्ब है उसके बारे में पढ़ लिया है, एलईडी के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं, अब हम टॉर्च ग्लो कर सकते हैं। तो कैसे ग्लो कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमने लिया है एक सेल होल्डर या बैटरी होल्डर हमने लिया है, उसके अंदर हमने लगा दिया है इसको, एक सेल को। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल वैसे इस होल्डर में शो करते हैं कि आपको कहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लगाना है, कहाँ नेगेटिव टर्मिनल, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर आपके पास में ये होल्डर नहीं है तो आप डायरेक्टली भी वायर कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल टेप। ये इलेक्ट्रिकल टेप आपको दिख रही होगी, वायर लगाने के बाद में हमने इलेक्ट्रिक टेप लगा दी है तो इससे वायर एक जगह पर स्टिक रहता है। नेक्स्ट, अब हम बल्ब को कैसे लगाएं? तो बल्ब होल्डर होता है, उसकी दो स्क्रूज से हमें दो अलग अलग वायर को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अगर हमारे पास में ये बल्ब होल्डर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वायर को बल्ब से कनेक्ट कर सकते हैं और अगेन हम इलेक्ट्रिकल टेप का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल टेप हमने लगा दी और बल्ब और वायर को फिक्स कर दिया उसकी पोजीशन पे। तो पूरा सेटअप होने के बाद में आपकी बुक के अंदर कुछ अलग अलग केसेस दिए हैं कि किस केस में बल्ब ग्लो करेगा। तो फर्स्ट केस, तो इसमें क्या किया है, वायर जो है वो सेल से कनेक्ट है और वो वायर कनेक्ट हो रहा है बल्ब से। तो प्रिडिक्शन क्या है कि क्या हमारा बल्ब ग्लो होगा? तो प्रिडिक्शन हमने लिख दिया यस, बल्ब ग्लो होगा। लेकिन जब हम इसको रियलिटी में कनेक्ट करेंगे तो क्या हमारी ऑब्जर्वेशन होगी? तो उस टाइम पे बेटा बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर हमने क्या किया है, वायर का कनेक्शन तो दे दिया बट एक साइड से जो वायर है उसको हमने ब्रेक कर दिया, वायर कनेक्ट किया ही नहीं है। तो क्या हमारा बल्ब ग्लो होगा? नहीं, हमारा बल्ब नहीं ग्लो होगा, प्रिडिक्शन भी हमारी नो ही नहीं करेगा। और जब हम कोई इलेक्ट्रिक सेल बनाएंगे तो तब भी ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट, थर्ड केस, तो इसमें भी यहाँ पर क्या है, वायरिंग जो है पूरी प्रॉपर है ही नहीं, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो टूटा हुआ है, गैप है, तो हमारा बल्ब इसमें भी ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट केस, हमने क्या किया है, जो बल्ब से वायर बाहर आ रही थी उसको हमने कनेक्ट कर दिया इस वाले वायर से। तो यहाँ पर भी गैप हो गई, ये हमारी इतनी एरिया में गैप हो गई है। अगर ये गैप है मतलब कि हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इस केस को हमने उल्टा कर दिया कि जो वायर था हमने इस वाली वायरिंग से कनेक्ट कर दिया है वायर को, तो यहाँ पर भी गैप हो गई, तो इसमें भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बट अब इसमें क्या किया कि हमने फर्स्ट वाला जो पार्ट था इसमें हमने डायरेक्टली यहीं से कनेक्ट कर दिया था, लेकिन अब हमने इस वाले सर्किट में क्या किया है, इस वाली वायर को हमने इस टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। देखिए, इस वाली वायर को हमने इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है और इस वाली वायर को हमने इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। तो क्या बल्ब ग्लो होगा? यस, हमारा बल्ब ग्लो होगा। किसी भी टर्मिनल से अगर हम वायर को कनेक्ट करते हैं उस कंडीशन में बल्ब ग्लो होगा ही। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट,
फर्स्ट और सिक्स्थ केस में हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है और इन चारों में हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें जो सर्किट है वो टूटा हुआ है, इसमें बीच में गैप है। तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं वर्किंग ऑफ एलईडी पे। तो जैसे हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क करता था, वैसे ही इलेक्ट्रिक जो एलईडी है वो वर्क नहीं करती, इसका वर्किंग कुछ अलग है। लॉन्ग वायर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल और शॉर्ट वायर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। देखो, ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकेंड है। तो केस फर्स्ट में हमने क्या किया है, ये जो हमारा सेल होल्डर था, इसका पॉजिटिव टर्मिनल से ही मैंने एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल होल्डर का, उसको मैंने एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर मेरी एलईडी ग्लो कर रही है। बट अगर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल सेल होल्डर के पॉजिटिव टर्मिनल एलईडी से कनेक्ट कर दिया, तो मेरी एलईडी ग्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि दिस इज बिकॉज करंट passes through an एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। जो भी करंट फ्लो होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है एलईडी में, इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही कनेक्ट करना होता है और नेगेटिव को नेगेटिव से। अगर आप अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट कर दोगे तो आपका एलईडी ग्लो नहीं करेगा। बट इन द केस ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब, अगर हमने टर्मिनल्स को चेंज भी कर दिया तब भी हमारा बल्ब ग्लो होता था। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट पर। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? द लैम्प ग्लोज व्हेन वन टर्मिनल ऑफ द लैम्प इज कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड द अदर टर्मिनल ऑफ लैम्प टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल। तो हम लैम्प ग्लो कब होगा? जब हम किसी टर्मिनल को, बल्ब के टर्मिनल को हम सेल के एक टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और बल्ब के दूसरे टर्मिनल को हम सेल के दूसरे बल्ब पे कनेक्ट करेंगे। दिस सेटअप फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच provides a complete path for a electric current to flow through the lamp। तो बेटा ये क्या होता है कि ये जो पूरा हमने सेटअप बनाया है, ये पूरे सेटअप की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट पास हो पाता है और इसी पाथ को हम कहते हैं सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। द लैम्प ग्लोज ओनली व्हेन करंट पासेस थ्रू द सर्किट। तो लैम्प तभी ग्लो हो पाएगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in an electrical circuit is taken to be from positive to the negative terminal of the electric cell। तो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। When the terminals of the lamp are connected with those of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the incandescent bulb and makes it glow। तो बेटा जैसे ये टर्मिनल्स लैम्प से कनेक्ट हो जाते हैं, सारी वायरिंग प्रॉपर हो जाती है, तभी incandescent bulb ग्लो हो पाता है। With an incandescent lamp, it doesn't matter which of its terminal connected to the positive or negative terminal of the cell। तो लैंप में जो बल्ब है हमारा, उसमें हम किसी भी टर्मिनल को किसी भी टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। मतलब अगर हमने सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से इनकैंडेसेंट बल्ब का कोई सा भी टर्मिनल कनेक्ट करे तब भी एनर्जी फ्लो होगी, तब भी करंट फ्लो होगा। बट इन द केस ऑफ एलईडी हमें पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना है। मतलब पॉजिटिव सेल अगर पॉजिटिव टर्मिनल सेल का है तो हमें एलईडी के भी पॉजिटिव टर्मिनल से उसको कनेक्ट करना होगा। ठीक है। बट लैंप में ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है, हम किसी भी टर्मिनल को किसी भी टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं। द लैंप विल ग्लो एज लॉन्ग एज द सर्किट इज कंप्लीट एंड करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट। तो बेटा लैंप कब तक ग्लो करेगा? जब तक वो सर्किट कंप्लीट है तब तक करंट फ्लो होगा, फिलामेंट ग्लो होगा और लाइट जल जाएगी। नेक्स्ट,
की डिफरेंस बिटवीन इनकैंडेसेंट लैम्प एंड एलईडी, तो ये डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसे को हमने रिप्लेस कर दिया है एलईडी से, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो हमें पता होना चाहिए। तो इनकैंडेसेंट बल्ब में फिलामेंट होता है, एलईडी में फिलामेंट नहीं होता, प्रोड्यूस मोर हीट, प्रोड्यूस वेरी लेस हीट। तो इनकैंडेसेंट लैम्प जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ही अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एलईडी बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करती है। अगर हम थोड़ी देर में ही, अगर बल्ब ग्लो हो रहा है, उसको मैंने टच करके देखा, ठीक है, बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन वही मैंने एलईडी को टच किया, वो इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती। यूजेस मोर इलेक्ट्रिसिटी, तो जो इनकैंडेसेंट लैम्प होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा यूज करते हैं और फिर ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एलईडी का उल्टा है। एलईडी क्या करती है, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा से ज्यादा लाइट देती है और कम हीट प्रोड्यूस करती है। इनकैंडेसेंट लैम्प की लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है, बट एलईडी लॉन्गर लाइफ, ज्यादा लाइफ होती है इसकी। वर्क्स इन एनी कनेक्शन, एलईडी, सॉरी, जो इनकैंडेसेंट लैम्प होते हैं वो हम कैसे भी कनेक्ट कर दे वो वर्क तो करेंगे, बट एलईडी कब कनेक्ट करने पर कब ग्लो करेगी, जब हम उसके पोल्स को प्रॉपरली, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर टर्मिनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल के सेल से ही उसको कनेक्ट करना रहेगा। तो ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इनकैंडेसेंट लैम्प बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, एलईडी नई टेक्नोलॉजी है, अलग अलग कलर्स के भी मिलते हैं एलईडी लाइट्स, बट इनकैंडेसेंट बल्ब ज्यादा कलर के नहीं मिलते, इसलिए हमने इनकैंडेसेंट लैम्प को रिप्लेस कर दिया है एलईडी से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम हमारे द इलेक्ट्रिक फ्यूज पर। तो हमने सुना होगा फ्यूज वर्ड, तो ये काम कैसे करता है। तो फ्यूज ऐसे काम करता है कि अगर सपोज कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो गई हमारे घर में, ठीक, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको लिमिटेड अमाउंट में ही चाहिए होती है करंट, बट अगर ज्यादा अमाउंट में आ गया तो हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस खराब हो जाता है। हमने देखा होगा घर में, हमने सुना होगा वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस खराब हो गए हमारे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम क्या यूज करते, तो हम उससे बचने के लिए यूज करते हैं फ्यूज। फ्यूज का काम क्या है, तो फ्यूज के अंदर होता है एक वायर, पतला सा थिन वायर होता है। वो वायर ब्रेक हो जाता है जब ज्यादा अमाउंट में एनर्जी फ्लो होने लग जाती है सर्किट में, वो गर्म हो जाता है और गर्म होते से ही वो मेल्ट हो जाता है। अब अगर वो मेल्ट हो गया तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है। हम इस डायग्राम के थ्रू समझते कि ये हमारा फ्यूज है, ये हमारा नॉर्मल कनेक्शन है, वायरिंग है। सपोज यहाँ से इस वायर में बहुत ज्यादा अमाउंट में ही इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बहुत ज्यादा वोल्टेज की बैटरी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई हमारे घर में, तो क्या होगा, इसके अंदर जो एक पतला सा वायर प्रेजेंट है इस फ्यूज में, ये गर्म होकर मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ मेल्ट होने के बाद में बीच में गैप आ जाता है, बीच में अगर गैप आ गया तो क्या उसे कंप्लीट पाथ मिल पाएगा इलेक्ट्रिसिटी को, नहीं। तो क्या होगा, फ्यूज बल्ब इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देता है और आगे जो डिवाइसेस हमारे कनेक्ट है उसमें वो करंट नहीं जा पाता, तो इसके थ्रू हम हमारे डिवाइसेस को बचा पाते हैं। तो पहले के टाइम पे कुछ इस टाइप के फ्यूज चलते थे जो खराब होने पर हमें बार बार चेंज करने पड़ते थे, लेकिन अब हम यूज करते हैं इस टाइप के फ्यूज जिसे हम कहते हैं MCB। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी, तो आपको पता होना चाहिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, फिर मैनुअली उसे हमें ऑन करना पड़ता है। तो ये बस एक एफर्ट है जो कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े भारी भारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो बहुत ही महंगे होते हैं उसको बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। Protects electrical device and wiring from damage caused by over currents and short circuit, preventing fires and equipment damage। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या करता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारे घर में आग लग जाए तो उससे भी प्रिवेंट कर रहा है, और हमारे जो इक्विपमेंट है उसको भी डैमेज होने से बचा रहा है। नेक्स्ट कंपोनेंट पे हम आते हैं स्विच। तो स्विच क्या है, अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट कंप्लीट्स और ब्रेक्स एन इलेक्ट्रिकल सर्किट।
तो किसी भी सर्किट को पूरा करने का, ये ब्रेक करने का काम कौन कर रहा है? स्विच। स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ सर्किट। सर्किट में हम कहीं भी स्विच को प्लेस कर सकते हैं। स्विच का काम क्या होगा कि वो करंट को बंद कर देगा फ्लो होने से, या फिर फ्लो होने से फ्लो करवा पाएगा। कैसे काम करता है अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक सेटअप बना हुआ है, एक कार्डबोर्ड की शीट ली गई, यहाँ पर हमने पिन्स लगाई हैं और यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा दी। ठीक है, सेफ्टी पिन काम कर रही है हमारी स्विच की तरह। अगर मैंने इस सेफ्टी पिन को इस पिन से कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, तो क्या होगा? करंट फ्लो होने लग जाएगा। बट अगर इस सेफ्टी पिन को मैंने यहाँ से इस पोजीशन से हटा दिया, तो करंट क्या फ्लो हो पाएगा? नहीं। यहाँ पर बीच में इतना बड़ा सा गैप हो गया है, तो इस गैप की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगा। तो इस केस में देखते हैं, ए केस में यहाँ पर सेफ्टी पिन ऊपर है, यहाँ इस वायर से कनेक्शन नहीं है, तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। बट अगर सेफ्टी पिन को मैंने इस पिन से कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, मतलब जो करंट है वो फ्लो हो पा रहा है और बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो स्विच का काम है क्या? स्विच क्या कर रहा है? when the safety pins touches both drawing pins, it closes the gap and completes the path and allow the current to flow. We call this the on position. तो बेटा यहाँ पर क्या किया है कि हमने स्विच जो है, ठीक है, स्विच बनाया है हमने इस सेफ्टी पिन की हेल्प से। तो हमने क्या किया है, सेफ्टी पिन को लगा दिया है इस पिन में। तो ये पिन जो है, अगर ये कनेक्ट है, इसमें कोई भी गैप नहीं है, तो हमारा करंट फ्लो हो पा रहा है। तो इस पोजीशन को हमने क्या कहा? ऑन पोजीशन। इस स्विच की कंडीशन को हमने कहा ऑन पोजीशन। where the circuit is closed and current flows from the cells positive to negative terminal making the lamp glow. तो अब क्या हुआ कि जैसे ही स्विच ऑन हुआ, इसकी बीच की गैप खत्म हो गई, गैप नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और बल्ब ग्लो करवा देगा। नेक्स्ट, when the safety pin doesn't touch the second drop pin, the gap in the circuit prevents current flow and the lamp does not glow. तो इस केस में जब सेफ्टी पिन इस ड्रॉइंग पिन से कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हमारा हो गया इतना बड़ा गैप। तो इस गैप की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। तो जब ये फ्लो नहीं हो पाएगा, बीच में गैप है, तो इस पोजीशन को हमने कह दिया ऑफ पोजीशन। वैसे ही जब मुझे घर में फैन ऑन करना होता, तो मैंने ऑन किया, फैन घूम गया, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया, तो उस कंडीशन को मैंने कह दिया ऑन पोजीशन। मैंने जो स्विच है उसको ऑफ कर दिया, फैन बंद हो गया, तो उस पोजीशन को मैंने कर दिया ऑफ पोजीशन। ठीक है, इफ इन दिस ऑफ पोजीशन वी से दैट सर्किट इज ओपन, तो इस पूरी कंडीशन में मैंने इस सर्किट को क्या कह दिया है? क्या कह दिया है? ओपन सर्किट। और इस पोजीशन में मैंने इस सर्किट को कह दिया क्लोज, क्योंकि पूरे दरवाजे, पूरा जो डोर है वो बंद है। बट अगर मैंने इस डोर को ओपन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब बीच में इतनी बड़ी गैप है, इतनी बड़ी गैप है, मतलब मेरा बल्ब ग्लो नहीं हो पाएगा। जैसे ही मैंने टच किया, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर मेरा बल्ब ग्लो हो पाएगा। ठीक, स्विच ऑन क्लोजेस द सर्किट, करंट फ्लोज, बल्ब ग्लो। तो स्विच जैसे ही मैं ऑन करूंगी, हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा, करंट फ्लो होगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा। नेक्स्ट, स्विच ऑफ है, मतलब हमारा सर्किट ओपन है, करंट बंद हो जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, ओपन और क्लोज सर्किट देख लेते हैं। तो ओपन सर्किट क्या होता है? An open circuit is a circuit in which the path of electric current is broken or incomplete. तो ब्रोक कैसे होगा? टूटेगा कैसे? इनकम्प्लीट कैसे होगा? जब हम स्विच को ऑन या ऑफ करेंगे। तो अगर स्विच को मैंने ऑफ कर दिया है, स्विच को मैंने क्या किया है? उसके डोर को खोल दिया है, स्विच ऑफ कर दिया है, तो ये यहाँ से ओपन हो गया है। तो अगर ओपन हो गया है, मतलब हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में हमने सर्किट को कहा इनकम्प्लीट या ओपन सर्किट। फीचर्स क्या हुए? इस कंडीशन में स्विच ऑफ रहेगा, सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा और हमारी एलईडी या बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, क्लोज सर्किट, तो क्लोज सर्किट में हमने स्विच को ऑन पोजीशन पे रखा है, मतलब हमने स्विच को कनेक्ट कर दिया है सर्किट से। कनेक्ट करने के बाद हमने उसको ऑन कर दिया है।
तो अगर ऑन है पूरा करंट सर्किट में फ्लो हो पाएगा और इस कंडीशन में हम इस सर्किट को कहेंगे कंप्लीट सर्किट। मेन फीचर्स क्या हुआ है, तो स्विच ऑन पोजीशन में सर्किट कंप्लीट है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली हमारा बल्ब या एलईडी फ्लो करेगा। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट। तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन सर्किट में स्विच की पोजीशन क्या होती है, क्लोज सर्किट में स्विच की पोजीशन क्या होती है, बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं ग्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने डायग्राम बना दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम बना दिया तो आपको तो फुल मार्क्स मिलेगा। देखिए डिफरेंस यहाँ पर मेंशन किया है, ओपन सर्किट में सर्किट इनकम्प्लीट होता है क्योंकि स्विच हमारा ऑफ पोजीशन में है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, ना बल्ब हमारा ग्लो करेगा। ग्लो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बीच में क्या है, देयर इज अ गैप, यहाँ पर हमारे गैप प्रेजेंट है, इसीलिए सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड क्लोज सर्किट, पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट है, स्विच हमारा ऑन है, अगर स्विच हमारा ऑन है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाएगा, पूरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया तो लाइट बल्ब हमारा ऑब्वियसली जलेगा, और बीच में इसमें कोई गैप भी नहीं है, तो अगर गैप नहीं है मतलब कि वो सर्किट क्लोज हुआ या कंप्लीट हुआ, इसमें बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम क्या है, एक स्टैंडर्ड सिंबल्स का ग्रुप है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की एक्चुअल ड्राइंग करने की जगह हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं। बट हमने ऐसा क्यों किया, नॉर्मल भी तो हम ड्राइंग बना सकते थे, लेकिन हमने अलग अलग सिंबल्स क्यों यूज किए, तो उसके पीछे का रीजन, इजी टू ड्रॉ, सिंबल्स बहुत ही इजी होते हैं ड्रॉ करने के, इजी टू अंडरस्टैंड भी होते हैं। मान लो किसी की ड्राइंग बहुत ही खराब है, ठीक है, उसने बल्ब बनाया, लेकिन हो सकता है कि वो चाह रहा हो कि ये तो एलईडी है, लेकिन सामने वाले ने समझा कि वो बल्ब है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए अच्छे से समझने के लिए हमने सिंबल यूज किए हैं, टाइम को सेव करा है, टाइम सेविंग कर सकते हैं हम अगर हमने सिंबल यूज किए, मतलब कि हमने शॉर्टकट मेथड यूज करी, टाइम बचेगा हमारा। ठीक है, यूज्ड बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड हमने यूज किया है। पता पड़ रहा है कि किसी देश का जो इंसान है वो अलग टाइप का बल्ब बना रहा है, किसी देश में अलग बना रहा है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, जैसे कि कंपोनेंट में हमने देखा इलेक्ट्रिक सेल, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, सिंपल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और फिर हमने एक लॉन्गर लाइन बना दी, एक शॉर्टर लाइन, और हमने इसको ऐसे लंबी सी वायर। ठीक है, तो ये वाला जो सिंबल होता है वो किसका होता है, सेल का। बैटरी, तो बैटरी हमने पढ़ा था कि कनेक्शन ऑफ टू और मोर सेल्स। तो ये जो सेल का डायग्राम है इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पर मैंने फिर से रिपीट कर दिया, लॉन्गर लाइन, शॉर्टर लाइन, लॉन्गर लाइन, शॉर्टर लाइन, और कंटिन्यू में कर दिया। तो ये एक सिंगल था जब ये इलेक्ट्रिक सेल था, जब मैंने और ज्यादा बढ़ा दिया तो बैटरी हो गया। लेकिन आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि बैटरी के सिंबल में आपने अगर लॉन्गर लाइन बनाई है तो एंड आपको शॉर्टर लाइन से ही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, क्योंकि ये जो लॉन्गर लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, और शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल को, लेकिन हमने यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव बना दिया, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि बैटरी में लॉन्गर लाइन बनाई जो कि पॉजिटिव थी, और शॉर्टर लाइन बनाई जो कि नेगेटिव थी। ठीक है, तो हमें हमेशा लॉन्गर लाइन से ही स्टार्ट करना है और शॉर्टर पे खत्म करना है, या फिर अगर हमने शॉर्टर पे स्टार्ट किया तो लॉन्गर पे खत्म करना है। ठीक है, यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि लॉन्गर लाइन जो है वो पॉजिटिव है, शॉर्टर लाइन नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम कैसा है, सर्कल, उसके बीच में क्रॉस, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। एलईडी, एलईडी का सिंबल क्या होता है, एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाया हमने, टेढ़ा ट्रायंगल। ठीक है, हमने बनाया ट्रायंगल। ठीक है, उसके बीच में से हमने ये लाइन खींच दी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ऐसे दो एरो बनाए। एरो क्यों बनाए, तो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि लाइट इसमें से इमिट हो रही है। ठीक है, मतलब कि एलईडी हमारी ग्लो कर रही है। वन ट्रायंगल विथ टू एरोज पॉइंटिंग आउटवर्ड, मतलब कि बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है, ये शो कर रहा है कि लाइट यहाँ से इमिट हो रही है।
तो अब ये वाला जो पार्ट है ये इसका पॉजिटिव पार्ट होगा और ये वाला नेगेटिव पार्ट, जो नुकीला वाला पार्ट है, शार्प पार्ट है, ठीक है, वो कौन सा होगा, नेगेटिव, और ये रहेगा पॉजिटिव, ठीक है, और बीच में यहाँ पर एक डंडा, ठीक है। नेक्स्ट, स्विच। तो हमने स्विच की दो कंडीशन पढ़ी है, एक ऑफ पोजीशन, एक ऑन पोजीशन, तो उसके भी सिंबल होते हैं, ठीक है। अगर स्विच ऑन है तो कंटिन्यूएशन में हमने बनाया एक वायर, बीच में दो डॉट बनाए, ठीक है, ये हमारा गेट है, ठीक है। अगर स्विच ऑन है या हमारा सर्किट ओपन है तो मैंने ये द्वार खोल दिया, डोर खोल दिया, बीच में गैप बना दी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट बनाए, लेकिन एक मैंने स्लैंटिंग लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, तो ये क्या शो कर रहा है कि स्विच हमारा ऑफ पोजिशन है, ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स, तो वायर्स को मुझे सिंपली स्ट्रेट बताया, स्ट्रेट लाइन हमारी क्या होती है, कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। तो ये अलग अलग सिंबल थे, सेल का सिंबल, बैटरी का सिंबल, बल्ब का सिंबल, एलईडी का सिंबल, स्विच का सिंबल और कनेक्टिंग वायर का सिंबल आपको याद होना चाहिए। हम इसको बनाएंगे कैसे, देखिए, यहाँ पर एक सर्किट में मैंने यूज किया है बल्ब, एक सर्किट में मैंने यूज किया है एलईडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पर बनाया एक शॉर्टर लाइन, एक लॉन्गर लाइन, ठीक है, और यहाँ से वायर कनेक्ट किया। बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने स्विच को ऑफ पोजीशन में रखा है, ठीक है, ऑफ पोजीशन में है। और वायर जब भी मैं बनाऊंगी तो इसे कर्व वायर नहीं बनाऊंगी कि मैंने ये ऐसा बना दिया, ठीक है, स्विच मैंने ऐसा बना दिया और यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दी सेल। ऐसा सर्किट डायग्राम मुझे कभी नहीं बनाना है, हमेशा मुझे पॉइंटेड एजेस यूज करनी है, मतलब मुझे ऐसा शार्प एजेस बनानी है, ठीक है। तो जब भी आप सर्किट डायग्राम बनाओ तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाओ। पोजीशन आप चेंज कर सकते हो सकता है कि स्विच आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया तो भी चल सकता है, बल्ब आपने नीचे लगा दिया तो भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एलईडी के केस में हम देखिए तो हमको पता था कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है। तो देखो यहाँ का नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल इस बैटरी के, और यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है इस पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी, यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये सर्किट डायग्राम में गड़बड़ कर दी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। Next, why did we use metal wires for making electric circuits? Can we not use some other materials for the wire? तो ऐसा क्यों किया हमने? Also, why are electric wires covered with plastic और रबर? जो इतनी लंबी लंबी वायर होती है उसके ऊपर प्लास्टिक की या फिर रबर की कवरिंग होती है, ऐसा क्यों? हम नॉर्मल ऐसे भी तो छोड़ सकते थे, क्यों हमने पैसा खर्चा किया इस चीज के लिए? तो उसके पीछे का रीजन भी हम देखते हैं। सपोज कि ये दो इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे पास में, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर प्लास्टिक के पेन को, एक मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर मेटल की स्पून को। तो हम केस नंबर 1 में देखिए तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो पेन है कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। केस नंबर 2 में बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि जो स्पून बनी है कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल से बनी है, मेटल से बनी है, ठीक है। तो बहुत अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं या नहीं होने देते, तो उन मटेरियल्स को हमें स्टडी करना है। तो बेटा दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो मटेरियल्स अलाउइंग इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इजीली, तो ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे रहे हैं उसमें से, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले केस में देखा था बेटा, ये जो स्पून है ये बनी हुई है मेटल से, ठीक है, ये मेटल से बनी हुई है। तो मेटल जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दे रहे हैं। तो ये जो हमारी स्पून हुई ये क्या हुआ, कंडक्टर, ठीक है। वैसे ही ऑन अदर हैंड इंसुलेटर, तो मटेरियल्स रेजिस्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, तो ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते, अलाउ नहीं करते, तो ऐसे मटेरियल को हमने क्या कहा, इंसुलेटर्स, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें इंसुलेटर के तो रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, ये सब जो होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं। मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रिक करंट जहां फ्लो हो रहा है मैंने वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया तो उस लकड़ी में करंट पास नहीं होगा, उससे हमको कभी करंट नहीं लगेगा, ठीक है। यूज टू कवर वायर्स एंड प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है।
तो अब मान लो कि मेरे पास एक वायर है, मेटल की वायर, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैंने गलती से उसको टच कर दिया तो क्या मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? यस, ऑब्वियसली लगेगा। लेकिन अगर मैंने उस पे इंसुलेटर की कवरिंग कर दी और मैंने फिर उसको टच किया तो क्या मुझे करंट लगेगा? नहीं। तो सेफ्टी के लिए हम किसी भी वायर के ऊपर यूज करते हैं इंसुलेटर की कवरिंग। ठीक है, तभी हमने बल्ब में पढ़ा था कि हमने कुछ इंसुलेटर चीज यूज की थी। ठीक है, ताकि अगर हम बल्ब को पकड़े तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक में लगे। कंडक्टर्स के हम अगर एग्जांपल देखें तो कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब जो मेटल्स होती है यूजुअली क्या होती है? कंडक्टर होती है। ठीक है, वायर्स यूज कंडक्टिव मटेरियल फॉर एफिशिएंट करंट फ्लो। तो यूजुअली हम मेटल की वायर यूज करते हैं ताकि इजीली करंट फ्लो हो जाए। तो अब कंडक्टर को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है गुड कंडक्टर। ठीक है, गुड कंडक्टर। तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि अगर कंडक्टर की बात करिए या गुड कंडक्टर की बात करिए, दोनों सेम ही है। एग्जाम में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको ये टर्म दे सकते हैं। वैसे ही इंसुलेटर, इंसुलेटर को भी अलग नाम से जानते हैं, जैसे पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। तो आपको पता होना चाहिए पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर सेम है। ठीक है, एक और नाम से जानते हैं, बैड कंडक्टर। ये भी सेम है। अगर इंसुलेटर बोला, बैड कंडक्टर बोला, पुअर कंडक्टर बोला, तीनों टर्म सेम है। ठीक है, कंडक्टर बोला या गुड कंडक्टर बोला, दोनों टर्म सेम। ठीक है, तो एग्जाम में आपको डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर भी आ सकता है, तो आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं वो कंडक्टर होते हैं, और इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, उसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। देखो, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है कंडक्टर और इंसुलेटर के। तो ऐसे मटेरियल जो कि मेटल से बने हुए हैं यूजुअली क्या होते हैं? कंडक्टर्स। ठीक है, और यहाँ पर वुल, कॉर्क, पेपर, फैब्रिक, वुड, ग्लास, प्लास्टिक, सिरेमिक, रबर, ये सब होते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो इसके अंदर से, इन सब के अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। Silver, copper, and gold are the best electrical conductors. However, for making electric wires, mainly copper is used due to its comparatively lower cost and abundant supply. देखो, वैसे तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम कॉपर की वायर यूज करते, यूजुअली हमारे घरों में हर जगह कॉपर की वायरिंग हम यूज करते। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत सस्ते होते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। इसीलिए अगर मान लो कि सिल्वर मैंने यूज किया, लेकिन सिल्वर तो बहुत महंगा है, सिल्वर की वायरिंग अगर मैं यूज कर लूंगी तो कितना खर्चा होगा। ठीक है, सिल्वर क्वांटिटी में कम भी है, तो इसीलिए हमने गोल्ड और सिल्वर को छोड़ के कॉपर यूज किया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर इज यूज फॉर डिफरेंट यूजेस। तो अलग अलग इलेक्ट्रिकल वायर भी यूज होते हैं अलग अलग यूजेस के वजह से। देखो, अब क्या है, हमने वायरिंग के लिए तो यूज कर लिया कॉपर वायर, लेकिन बल्ब के अंदर फिलामेंट में हमने कौन सी चीज यूज करी थी? टंगस्टन, एक अलग टाइप की मेटल यूज करी थी। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो इजीली इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा देता है बिना गर्म हुए। लेकिन अब हमें बल्ब में हीट की ही जरूरत है, जैसी ज्यादा हीट जलेगी तभी वो बल्ब ग्लो हो पाएगा। तो इसलिए अलग यूज था, इसलिए अलग टाइप की मटेरियल यूज करी, यहाँ पर अलग यूज था इसलिए अलग टाइप की मटेरियल यूज करी। ठीक है, conductors and insulators are both important. Electrical wire switches, conductor of plug and sockets are made of conductor. ठीक है, तो अब क्या होता है, जो स्विच होते हैं, यूजुअली स्विच के अंदर की वायरिंग होती है, वायर्स होते हैं, हमारे प्लग के अंदर का जो भी कनेक्शन होता है वो सारे कंडक्टर से बने हुए होते हैं। ठीक है, सॉकेट हमारे कंडक्टर से बने हुए होते हैं। लेकिन इंसुलेटर जो है, रबर, प्लास्टिक, सिरेमिक्स आर यूज टू कवर वायर, प्लग, टॉप्स एंड स्विचेस टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। तो इन सब की कवरिंग हम इंसुलेटर से करते ताकि अगर बाई चांस हमने उनको टच कर लिया तो हमें शॉक ना लगे। प्लग को कनेक्ट करने के लिए हमें हाथ का ही यूज करना पड़ेगा, मैं कनेक्ट करूंगी, पता पड़ा करंट जैसे किया वैसे मुझे शॉक लग गया,
तो शॉक से प्रिवेंट करने के लिए हमने यूज किए इंसुलेटर। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन, आर बॉडी इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर और कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट है, जो कि अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू आवर बॉडी में कॉज सीवियर इंजरी और इवन डेथ। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी में से पास हो जाए, हमें बहुत ज्यादा सीवियर इंजरी भी हो सकती है, हमारे कोई ऑर्गन डैमेज भी हो सकते हैं और इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हमेशा हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से दूर रहना चाहिए। ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद केयर। नेवर टच स्विचेस और प्लग विथ वेट हैंड्स। कभी भी गीले हाथों से या वेट हैंड से हमें स्विचेस या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को टच नहीं करना चाहिए। और हैंडल इक्विपमेंट विद डैमेज इंसुलेशन और ब्रोकन प्लग। तो अगर किसी वायर में हमने देखा होगा कि वायर जो है खराब हो गई, वहां से टूट जाती, फट जाती है, तो उसे हमने टच नहीं करना है। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट हमने टच कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट आपकी बॉडी में आ गया और आपको शॉक लग जाए। ठीक है, तो आपको रिप्लेस कर देना है उस टूटे हुए वायर को न्यू से। ठीक है, ताकि आपको शॉक। लास्ट आपकी बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, डाइव डीपर में। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल और बैटरी इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम अ वॉल सॉकेट। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो सेल और बैटरी की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अलग है, और जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो अलग है? तो अलग है, कैसे अलग है? इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरीज यूजुअली पावर स्मॉल डिवाइसेस एंड इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट करंट। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है या आ रही है बैटरी और सेल में से, ये बहुत छोटे कम पावर की डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आती है। और ये जो करंट होते हैं वो डायरेक्ट करंट होते हैं, डीसी करंट। बट जो हमारे घरों के अंदर बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो डायरेक्टली पावर प्लांट से आती है। ठीक है, पावर प्लांट से आती है और हमारे डायरेक्टली सॉकेट में हमें मिलती है। तो इस टाइप की करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, एंड कैन रन लार्जर अप्लायंसेस। तो जो बड़े बड़े हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें यूज होता है एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और जो नॉर्मली हमारे सेल और बैटरीज में जो करंट होता है वो यूजुअली कौन सा होगा, डायरेक्ट करंट। ये आप आपकी हाई क्लास में पढ़े। तो बेटा ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स चैप्टर। इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, सर्किट के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। हमने सर्किट के बारे में पढ़ा कि सर्किट क्या होता है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है। जैसे कि कौन कौन से कंपोनेंट है, 4 मेजर कंपोनेंट्स है। वायर, ठीक है, पावर सोर्स सेल या बैटरी हो सकता है, थर्ड एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, और फोर्थ स्विच। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं कि सर्किट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सर्किट क्या होता है, कैसे वायरिंग कनेक्ट करना है, कैसे एलईडी को कनेक्ट करना है, कैसे बल्ब को कनेक्ट करना है, ये हमने पूरा पढ़ लिया। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आपको जवाब बिल्कुल मिल जाएगा। सो या ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। अगर वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब